तो कभी सोचा है कि एक कविता सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्दों से कहीं ज्यादा कैसे बन जाती है? एक बहुत ही मशहूर आलोचक हुए जॉन क्रो रैंसम, और उन्होंने इसी सवाल पर बहुत गहराई से सोचा था कि आखिर वो कौन सी चीज है जो एक कविता को दुनिया में एक अनोखी, एक आजाद चीज बनाती है। चलिए उनके इस कमाल के विचार को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि वो कौन सी चीज है जो एक कविता को उसका अपना वजूद देती है। मतलब वो सिर्फ शब्दों का ढेर क्यों नहीं लगती, उसका अपना एक अस्तित्व है, एक पहचान है। पर ये आता कहाँ से है? यही वो पहेली है जिसे रैंसम सुलझाना चाहते थे। तो रैंसम ने सबसे पहले एक बात नोटिस की। उन्होंने कहा कि हर कविता मानो एक रस्साकशी के खेल में फंसी हुई है। दो बिल्कुल अलग ताकतें हैं जो उसे अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। एक तरफ हैं वस्तुएं, मतलब हमारी दुनिया की ठोस असली चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरी तरफ है विचार, यानी कि बड़े बड़े सिद्धांत और हमारी सोच। और इस खींचतान का नतीजा क्या होता है? रैंसम कहते हैं कि इससे दो तरह की अधूरी कविताएं पैदा होती हैं। पहली है जिसे हम फिजिकल पोइट्री या भौतिक कविता कह सकते हैं। ये सिर्फ चीजों की बात करती है, ईंट, पत्थर, दीवारें, इतनी ज्यादा असली कि पढ़ते पढ़ते बोरियत होने लगती है, कोई मजा ही नहीं आता। और दूसरी तरफ है प्लूटोनिक पोइट्री। ये सिर्फ ऊंचे ऊंचे विचारों और नैतिकता की बात करती है, इतनी अमूर्त, इतनी हवाई कि कविता की जो अपनी एक इमेज है, तस्वीर है, वही कहीं खो जाती है। तो मतलब दोनों ही एक तरह से फेल हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि अगर सिर्फ चीजों पर फोकस करना भी गलत है और सिर्फ विचारों में खो जाना भी ठीक नहीं, तो फिर सही रास्ता क्या है? एक अच्छी कविता कैसे बनती है? रैंसम के लिए इसका जवाब एक खास तरह की पोइट्री में छिपा था, मेटाफिजिकल पोइट्री। ये वो स्टाइल है जो इस झगड़े को खत्म करती है। मेटाफिजिकल पोएट्री असल में एक कमाल का बैलेंस बनाती है। ये वो जगह है जहां दुनिया की ठोस चीजें और गहरे एब्स्ट्रैक्ट विचार एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि घुल-मिल जाते हैं। ये वो कविता है जहां दिल और दिमाग, यानी भावना और तर्क, एक साथ काम करते हैं। पर सवाल ये है कि ये संगम होता कैसे है? मतलब कवि ऐसा करते कैसे हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही खास टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कंसीट। अब ये कंसीट क्या है? ये एक तरह का अनोखा मेटाफर है, एक रूपक जो दो ऐसी चीजों को जोड़ देता है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो जुड़ सकती हैं, और इसी के जरिए फिजिकल वर्ल्ड और आइडियाज की दुनिया एक हो जाती है। तो कविता की बात तो हो गई, लेकिन रैंसम सिर्फ यही नहीं रुके। वो अब एक और बड़ी समस्या की तरफ बढ़ते हैं, और वो है क्रिटिसिज्म की समस्या, यानी आलोचना। उनका मानना था कि उस वक्त के ज्यादातर क्रिटिक्स कविता के असली मतलब को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। वो लोग मतलब ढूंढने के लिए कविता से बाहर झांक रहे थे। रैंसम ने अपने जमाने के लगभग हर पॉपुलर क्रिटिसिज्म के तरीके को रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म हो जो कवि के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करे, या फिर मॉरल क्रिटिसिज्म जो सिर्फ सही गलत का पाठ पढ़ाए, यहां तक के बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को भी। उनकी बस एक ही शिकायत थी, ये सब के सब कविता को छोड़कर बाकी हर जगह मतलब ढूंढ रहे हैं, कभी पोएट की पर्सनल लाइफ में तो कभी उस दौर के इतिहास में। और उनकी सबसे बड़ी आपत्ति क्या थी? वो कहते थे कि ये सारे आलोचक इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं कि एक टेक्स्ट यानी एक कविता अपने आप में पूरी है, एक सेल्फ सफिशिएंट चीज़ है। वो इस बात को मान ही नहीं रहे थे कि कविता खुद में एक मुकम्मल दुनिया है। तो फिर रैंसम का सल्यूशन क्या था? अगर ये सारे तरीके गलत हैं तो सही तरीका क्या है? उन्होंने कविता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखा। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ और सिर्फ कविता के अंदर क्या है इस पर फोकस करता है। और इसके लिए उन्होंने हमें दो बहुत जरूरी शब्द दिए, स्ट्रक्चर और टेक्सचर, यानी संरचना और बुनावट। इस नए अप्रोच को उन्होंने एक फैंसी नाम दिया, ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि कविता को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखो, बस जैसे कोई कुर्सी है या मेज है जिसका अपना एक वजूद है जो किसी और चीज पर निर्भर नहीं है। कविता भी वैसी ही है। और यहीं पर रैंसम के पूरे आइडिया का सेंटर पॉइंट आता है। उन्होंने कहा कि हर कविता के दो हिस्से होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर या संरचना। ये क्या है? ये कविता का लॉजिकल कोर है, उसकी कहानी, उसका आर्ग्यूमेंट, वो हिस्सा जिसे आप किसी को संक्षेप में अपनी भाषा में बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये कविता का क्या है। और दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा है टेक्सचर या बुनावट। इसमें आते हैं कविता के खास शब्द, उसकी लय, तुकबंदी, उसके मेटाफर्स, मतलब वो सारी चीजें जिन्हें आप पैराफ्रेज नहीं कर सकते, जिनका सारांश नहीं बता सकते। ये कविता का कैसे है।
अब ये टेक्सचर इतना ज़रूरी क्यों है? इसे समझने के लिए रैनसम एक बेहतरीन तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि साइंटिफिक भाषा को देखिए, उसका एक और सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो बिल्कुल अथॉरिटेटिव है। लेकिन पोइट्री की भाषा वो डेमोक्रेटिक होती है। उसकी बुनावट की वजह से, उसके टेक्सचर की वजह से उसके एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं। उसमें आयरनी होती है, एम्बिग्विटी होती है, और यही चीज़ उसे रिच बनाती है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने चीजें और विचार देखे, स्ट्रक्चर और टेक्सचर को समझा, तो आखिर में रैनसम हमें क्या बताना चाहते थे? ये संरचना और बुनावट मिलकर आखिर बनाते क्या हैं? तो सबसे ज़रूरी बात यह है रैनसम के हिसाब से कि एक कविता का जो अस्तित्व है, उसकी जो बीइंग है, वो उसकी संरचना और बुनावट के अटूट मेल से बनती है। आप कविता की कहानी को उसके शब्दों से अलग नहीं कर सकते, और ना ही शब्दों को कहानी से। ये दोनों एक साथ मिलकर ही उस कविता को वो कविता बनाते हैं। उनका वजूद एक दूसरे में ही है। तो रैनसम का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर हम हर कविता को इसी नजरिए से देखें कि वो अपनी संरचना और बुनावट का एक ऐसा मेल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या ये हमारे कविता पढ़ने और उसे समझने के तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल नहीं देगा?